Takanen Agampe, Boomerang Doni Polo, Boomerang Doni Polo। आज यहाँ रीगा में हमारा पहली बार यहाँ आना हुआ है और हमें लगता है कि कुछ दिन पहले मैं तवांग में था, जैसे तबीरगांव साहब ने कहा, तवांग से यहाँ रीगा में तवांग का मौसम को भी साथ में लेके आ गया जैसे लगा। तो आज के इस समारोह में हम सबके साथ उपस्थित हमारे राज्य के सीनियर लीडर, हमारे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद श्री तबीरगांव जी और यहाँ के स्थानीय हमारे विधायक भी हैं और सरकार में हमारे सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ओजिंग तसिंग जी और अपने भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष श्री कलिंग मोयोंग जी और अपने रुमगोंग के ऑनरेबल एमएलए श्री तलिम तबो जी, आज के स्पेशल गेस्ट जो दबरू जी के ऑनरेबल एमएलए हैं श्री तानिया सोकी जी, पासीघाट ईस्ट के हमारे ऑनरेबल एमएलए तापी दरांग जी, दम्बुक के ऑनरेबल एमएलए श्री पुन्नी अपुम जी, अपने पड़ोसी जो जिला है गेकू मरियांग के ऑनरेबल एमएलए ओन्नी पन्यांग जी और हम सब के बीच उपस्थित दो फॉर्मर मिनिस्टर श्री तमियो तागा जी यहाँ उपस्थित हैं और साथ साथ श्री तन्योंग ततक जी यहाँ उपस्थित हैं और इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन अरुणाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन मैडम यालन तागा बुरांग जी और चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन श्री नालोंग मिजे जी और आज के हमारे जो होस्ट हैं और इस डिस्ट्रिक्ट के हमारे जेपीसी साहब हैं श्री तमत ततक जी और जेपीसी अपर सियांग मैडम अपी कुंबू जी, पासीघाट से आए हुए चीफ काउंसिलर श्री तबुम पदुंग जी और हमारे डेप्यूटी कमिश्नर सियांग डिस्ट्रिक्ट श्री ताई ताबू जी, डेप्यूटी कमिश्नर अपर सियांग श्री तालो जिरांग जी, एसपी सियांग श्री जेके लेगो जी, ईटानगर से आए हुए हमारे डायरेक्टर आरडी जो इस डिस्ट्रिक्ट के भी डीसी रह चुके हैं श्री अतुल ताइंग जी, अभी डायरेक्टर हैं वहाँ पे, और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट श्री मिनिंग जी, जीएम ट्रांसपोर्ट श्री मित्तो डिप्ची जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री तन्या मिजे जी और इस इवेंट के हमारे चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी श्री तमुत तलोम जी और उसका पूरा टीम और यहाँ उपस्थित सभी हमारे जिला परिषद मेंबर्स, जीपीसी चेयरपर्सन, सभी हमारे ग्राम पंचायत मेंबर्स और हमारे जितने भी आज इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे गांगबुरा गांगबुरीज और ख़ास करके इस रीगा जो सर्कल है, इस रीगा सर्कल में करीबन 6 गांव है और 6 गांव से लगभग आप लोग सीनियर्स लोग यहाँ पे आए हुए हैं और मीडिया के दोस्तों, मैं सबसे पहले तो इस इवेंट के जो हमारे जो चीफ होस्ट हैं श्री तमत ततक जी और यहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ओजिंग तसंग जी और सभी इस रीगा सर्कल के सभी लोगों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ इस रीगा में हमको इनवाइट किया और पहली बार यहाँ आके इस जगह को महसूस करने का हमें मौका मिला है। वैसे रीगा को मैं यहाँ ज़रूर हम यहाँ नहीं पहुँचा, मगर मैं जब भी यहाँ से शूटिंग के लिए जब हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो हमेशा आपके इस गांव को हम देख के ही जाते हैं। मेरे पास फोटो में भी, मोबाइल में भी काफ़ी सारा फोटो है, मैं हेलीकॉप्टर से खींचा हूँ इस रीगा गांव का, क्योंकि रीगा गांव के बारे में मैं बहुत पहले से ही हमें पता है, क्योंकि आदि समाज के साथ में इस रीगा गांव का एक हिस्टोरिक एक रिलेशन है। खास करके अपना जो आदि मिन्योंग जो ट्राइब है, तो हिस्ट्री बोलते हैं कि मिन्योंग ट्राइब का जो एसएन कम्युनिटी सबसे पहले यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। आज अरुणाचल प्रदेश और खास करके आदि बेल्ट में जितने भी जो मिन्योंग है सब लोग इस रीगा से ही माइग्रेट होके गया हुआ है। तो हेलीकॉप्टर में जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ हमेशा मेरा नज़र रीगा का ऊपर ही यहाँ पे पड़ता था। तो आज मेरा खुशनसीब है कि आप सबके बीच यहाँ पे आने का हमें ये मौका मिला है और साथ ही साथ सरकार के ओर से कुछ प्रोजेक्ट्स हमने लेके आया हुआ है। आज आप सभी के बीच में यहाँ फाउंडेशन स्टोन ले करने का हमें मौका मिला इस डिस्ट्रिक्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए और साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए भी हमें मौका मिला है। कुल मिला के फाइनेंशियल जो इसमें लागत है करीबन 196 पॉइंट समथिंग लाइक्स है। कुल मिला के 196 करोड़ का प्रोजेक्ट आज अरुणाचल सरकार की ओर से सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को हम डेडिकेट करते हैं।
तो यहाँ पे जब आना हुआ तो यहाँ के रीगा के जितने भी जो सीनियर लीडर्स मेंबर्स लोग एक बार ईटानगर आया था, वहाँ पे हाइड्रो पावर SUMP का जो MOU साइन करने के लिए। तो जैसे MOU साइन होने के बाद तुरंत फिर हमारे पास वहाँ ऑफिस में आया, तो सरकार की ओर से हमने धन्यवाद भी एक्सप्रेस किया है। तो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर एक बार यहाँ पे आऊँगा, मगर मैंने जैसे कहा कि तवांग से आया हूँ, इसलिए तवांग का मौसम को भी साथ लेके आया। तो वैसे रीगा इतना सुंदर है, हमको पता है। तो मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा यहाँ आएंगे। और जैसे ओसिंग तसिंग साहब ने भी अपना स्पीच में भी उन्होंने कहा कि आजकल आप सबको पता है कि कैबिनेट आपके द्वार भी हम अरुणाचल का कोना कोना जगह में रिमोट एरियाज में जाके हम कैबिनेट कराते हैं। तो आप लोग तय कीजिए सियांग डिस्ट्रिक्ट में कैबिनेट हमको कहाँ कराना है। अगर रीगा फिजिबल है तो हम ज़रूर अपना पूरा कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी सभी के साथ में हम यहाँ रीगा में ज़रूर वापस आएंगे। तो यहाँ पे आज बहुत सारा स्टेट इम्पोर्टेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पे जो डेडिकेट किया है, उससे आने वाला दिनों में हमें पूरा उम्मीद है अपने खास करके सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों आप सभी को इससे भरपूर इससे फायदा होगा। और तबरीगांव साहब ने बहुत ही एलोबरेटली यहाँ पे हम सबका बीच में रखा मेजर काम जो अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है पिछले 10 सालों में। मैं आज सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि पिछले 10-11 सालों में अरुणाचल प्रदेश को बहुत सारा हम लोगों को सपोर्ट मिला है। जो चेंजेस अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे आशीर्वाद और अपने यहाँ पे जो टीम अरुणाचल के जितने भी जो सदस्य हैं उस टीम अरुणाचल का भाग जो आप लोग भी है, आप लोग भी उस टीम का ही बहुत ही कोर ग्रुप है। आप सभी का आशीर्वाद के कारण से अरुणाचल प्रदेश को हम सब लोग मिलकर तब जाके हम लोग ने ट्रांसफॉर्म हम लोग ने कर पाया है। अभी आने वाला दिनों में भी अरुणाचल प्रदेश का जो रोड मैप है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने विकसित भारत 2047 का जो नारा और जो डायरेक्शन हम लोगों को जो दिखाया है, उसी पैटर्न में हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश विकसित अरुणाचल 2047 उस डायरेक्शन में हम लोग ऑलरेडी चल चुका है। रोड मैप ऑलरेडी हम लोग ने भी बना चुका है। अभी रिसेंटली तवांग में जो हमारा जाना हुआ है, वहाँ में हमारे जितने भी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनका 2 दिन का वहाँ पे वर्कशॉप हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो DC जो होता है डिस्ट्रिक्ट को लीड करते हैं और उनको पता होना चाहिए कि सरकार किस डायरेक्शन में चल रहा है और सरकार का प्रायोरिटी एरिया क्या क्या होता है। तो बहुत सारा टॉपिक्स में हम लोग ने तवांग में 2 दिन पूरा वहाँ पे डेलिब्रेशंस किया हुआ है। आज यहाँ पे अपना DC अपर सियांग और यहाँ के DC सियांग यहाँ पे मौजूद है। बहुत ही जल्दी जो तवांग का जो DC कॉन्फ्रेंस का आउटकम वो अपने ZPM MLA का साथ में बैठ के वो लोग आप लोगों को डीब्रीफ करेंगे। और मेरा पूरा उम्मीद है कि यहाँ के और अपर सियांग के अपना जितने भी जो ऑनरेबल MLAs हैं, इंक्लूडिंग अपना ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश, पूरे अपना ऑनरेबल MLAs लोग DC का साथ में बैठकर अपना ZPM और ZPCs DC का साथ बैठकर उस DC कॉन्फ्रेंस का आउटकम को किस प्रकार से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कहाँ में हम लोगों को और भी थोड़ा नट बोल्ट को टाइट करना है, कहाँ करेक्शन करना है, उन सभी चीज़ों को अभी हम लोग करके उसको अपना प्रदेश को और भी गति हम लोग देंगे और भी स्पीड हम लोग अपना स्टेट का डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी में और भी हम लोग बढ़ाएंगे। सो इस प्रकार से जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है पिछले 10 सालों में हम लोग ने इस्टेब्लिश कर पाया है। सरकार तो बहुत सारा सरकार था, सरकार से पहले हम लोग को यूनियन टेरिटरी के अंदर भी हम लोग ने बैठा, मगर सभी सरकार ने अच्छा काम किया। मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर सबका अपना एक स्पीड होता है काम करने का, सबका अपना एक तरीका होता है काम करने का। तो पिछले 10-11 सालों में जो अरुणाचल में जो काम हुआ है आप सभी लोग विटनेस हैं। यहाँ पे बहुत सारा सीनियर मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, समाज आदि समाज के बहुत सारा सीनियर्स लोग आप लोग यहाँ पे यहाँ रीगा में आए हुए हैं। आप लोग खुद ही विटनेस हैं कि आज से 10 साल पहले अरुणाचल प्रदेश किस स्पीड से आगे जाता था, पहले हम लोगों का कंडीशन किस प्रकार से हुआ करता था। तो अभी आफ्टर ए डेकेड 10 साल बाद आज हम लोगों का कंडीशन किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट हम लोग हो चुका है। हमको ये सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है,
आप लोग खुद ही कंपेयर कर सकता है, थोड़ा सा फ्लैशबैक करके आप लोग खुद एनालिसिस कर सकता है। मगर देखिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो देश को जो वो लीडरशिप जो दे रहे हैं, इट इज अमेजिंग, इट इज हिस्टोरिक। पहले एक जमाना हुआ करता था जब अपना देश का प्रधानमंत्री जो विदेशों में जब जाता था तो हम लोगों को पता ही नहीं होता था कि अपना प्रधानमंत्री कौन सा विदेश में गया और वापस भी कब आया, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता था। मगर आज देखिए जो अपना देश का प्रधानमंत्री मोदी साहब कहीं भी जो इंटरनेशनल विजिट करते हैं, रेड कारपेट से उनको स्वागत करते हैं, उनका पूरा चर्चा दुनिया में होते हैं। सो इस प्रकार से देश को उन्होंने बहुत आगे लेके चला गया। अभी तक में जो हमारा जो देश का जो इकोनॉमी के बारे में आप लोगों को बोले तो अभी हम लोग पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में नंबर 4 में है, द बिगेस्ट इकोनॉमी। इसके बाद बहुत ही जल्दी हम लोग नंबर 3 पोजीशन में अभी ऑफिशियली आने वाला है। सो इस प्रकार से देश का पूरे राज्यों को एक साथ लेके देश को आगे बढ़ा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी। और नॉर्थ ईस्ट में देखिए आजादी के बाद में 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद में सरकारें आना शुरू हुआ हर एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अपने अरुणाचल प्रदेश में हम लोग पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के नाम से जानता था, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1972 में हम लोगों का यूनियन टेरिटरी हुआ। तब से एक फॉर्मल वे में गवर्नेंस का जो मेथड है वो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। इसके बाद 1987 में हम लोगों का फुल फ्लेजेड राज्य हम लोगों को दिया गया। सो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आफ्टर आज़ादी अलग अलग फेजों में हम लोगों को देखने को मिला। मगर उसमें देखिए कि नॉर्थ ईस्ट कितना हम लोग पिछड़ा हुआ था अपने ही देश में। 2014 में मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पूरा डायनामिक्स को शिफ्ट किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम्स को जानते हैं और उस प्रॉब्लम्स को किस प्रकार एड्रेस करना है वो जानते हैं। सो इसलिए उन्होंने 2014 से ही जितने भी जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनको डायरेक्टिव्स दिया, नॉर्थ ईस्ट में जाके टूर कीजिए, वहाँ में मीटिंग लीजिए डिपार्टमेंट का, सॉल्यूशंस देख के फिर वापस दिल्ली आइए। सो कितने हजारों मिनिस्टर्स का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टूर हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में भी कितनी बार यूनियन मिनिस्टर्स का टूर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी अकेला आदमी नॉर्थ ईस्ट में मोर देन 70 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट में वो आ चुका है। अरुणाचल में करीबन 9-10 बार वो अरुणाचल प्रदेश में भी आ चुका है। सो यही होता है लीडरशिप का अपना एक क्वालिटी। सो पीएम मोदी साहब आज अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट में पूरे देश में भी मैं हमेशा बोलता हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ टेरेन। टेरेन कितना मुश्किल है हम लोगों को अरुणाचल प्रदेश में। डेवलपमेंट लेके जाना आसान बात नहीं होता है। देखिए अभी एक रोड बनना है तो हमारे यहाँ पे हिल है, माउंटेन है, बारिश इतना हेवी बारिश होता है, रोड बन जाता है, ऐसा बारिश होता है लैंडस्लाइड आके पूरा रोड पूरा लेके चला जाता है। तीसरा आदमी को तो लगेगा कि यहाँ में कभी रोड बना ही नहीं है। सो इस प्रकार का हमारा यहाँ का लैंडस्केप है। सो डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस तो भी भारत सरकार हम लोगों को अच्छा सपोर्ट दे रहा है। सो ये मोदी साहब का एक विजन है। नॉर्थ ईस्ट को वो कभी भी पॉलिटिकल एंगल से वो देखता नहीं है। उनका हमेशा ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट को जो डिप्राइवेशन हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को जो हक जो मिलना था आजादी के बाद में वो हक जो नहीं मिला, इसलिए हमारा बीजेपी और एनडीए का सरकार ने उस हक को हम लोग कंपनसेट करना है। सो इस प्रकार से हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को वो अपने पूरे खुले दिल से इतना प्यार जताते हैं। सो इस प्रकार का नेता अगर आज से 25 साल पहले 20-30 साल पहले होता तो आज अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट कब से कितना आगे हम लोग निकल जाना था। मगर चलो देर से आया मगर दुरुस्त आया। अभी आगे का जर्नी भी हम लोगों को पूरा एक टीम हिसाब से हम लोगों को जर्नी को तय करना ये बहुत ही आवश्यक है। आज अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, हमारा जीएसडीपी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, इनकम सोर्स हम लोग काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। अलग अलग हमारा जितने भी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है काफ़ी हम लोग ने पॉलिसीज में इंटरवेंशन लेके, चाहे युवाओं के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, सभी सेक्टर्स को हम लोग टच करके, चाहे किसान के लिए हो, सभी को मदद देते हुए आज अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। खास करके थोड़ा देर पहले हमारा राज्य के भाजपा अध्यक्ष श्री कालिंग मोयोंग जी ने आप लोगों के बीच में कहा
वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 2023 में अपना एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट में इसको पास करके रखा हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मतलब वुमेन्स रिजर्वेशन। पंचायत में तो ऑलरेडी 33% वुमेन्स रिजर्वेशन है, मगर जो मेन पॉलिसी मेकिंग में होता है वो लोकसभा और अपना असेंबली, उसमें अभी रिजर्वेशन लेके आने का वो बिल जो ऑलरेडी पास होके 2023 में ही पास होके रखा हुआ है। सो इस बार के जो अप्रैल में ना, परसों 16, 17, 18 ये 3 दिन में सेशन पार्लियामेंट में कॉल किया है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अमेंडमेंट करते हुए 33% वुमेन रिजर्वेशन अपना एमएलए में और अपना एमपीज में 33% वुमेन्स रिजर्वेशन पूरा फाइनल किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए। आज यहाँ क्राउड में ज्यादातर लड़का लोग है कि महिला लोग नहीं है, शायद ताली कम मार रहा है। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है वुमेन्स एम्पावरमेंट में। हम लोग देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा ट्राइबल समाज में हमारा जो महिला है उनका कितना इज्जत है, और घर को महिला लोग ही संभालते हैं। घर का महिला अच्छा होने से घर भी आगे बढ़ते हैं। तो महिला का अगर मतलब ठीक ठाक नहीं होने से घर भी आगे जा नहीं पाता है। तो महिलाओं को एजुकेट करना, शिक्षित करना, उनको सब प्लेटफॉर्म देना, वो हम लोग अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा सेक्टर्स में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। गांव साहब थोड़ा देर पहले आप लोगों को ये पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में शायद यहाँ पे आदि भाषा में कुछ बोल रहा था, मगर मैं उस लाइन में नहीं जाऊंगा। मैं केवल नहीं बोलना चाहेगा कि आज आप लोग रिजल्ट देखिए, चाहे एपीसीएस का हो या चाहे स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का हो, ज्यादातर वहाँ पे महिला लोग ही वहाँ पे क्वालिफाई करके आते हैं। सो देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश का महिला लोग कितना टैलेंटेड है। आज अरुणाचल प्रदेश में मैंने अरुणाचल स्टार्टअप पिछले 6 सालों से हमने शुरुआत किया है। स्टार्टअप बिजनेस में भी देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश का महिला लोग वुमेन लोग कितना अच्छा से वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैंने 2016 में शुरुआत किया था अरुणाचल प्रदेश में। तो पिछले 10 सालों में सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट अरुणाचल प्रदेश में देखिए, आज अरुणाचल प्रदेश में 1,50,000 महिलाओं से ये संगठन पूरा बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश में more than 1,50,000 women are actively taking part in self help group। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपने घर का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है, गांव का इकोनॉमी आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से महिला लोगों का कंट्रीब्यूशन अपने घर में, अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट और राज्य में और देश में भी काफी ज्यादा है। अभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने के बाद तो अपना देश का, अपना राज्य का पूरा पैरामीटर सिनेरियो पूरा चेंज होगा, क्योंकि अभी 2029 इलेक्शंस में 33% एमएलए हमारा महिलाओं लोग होगा। उसमें से 33% मतलब मिनिमम 20 सीट्स, 20 सीट में महिला लोग एमएलए बन के आएंगे, महिला लोग मिनिस्टर भी बनेंगे। आने वाला दिनों में मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री भी एक स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में एक महिला होना चाहिए। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश का जो जर्नी है वो ट्रांसफॉर्म होगा और भी अच्छा ये जर्नी होगा। तो ये इस अमेंडमेंट को हम सब लोग वेलकम करना चाहेंगे। आप सब लोग वेलकम करेंगे कि नहीं? जो वेलकम करेंगे थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा दिखाइए कितने लोग वेलकम करेंगे। हाँ, थैंक यू। आप सभी लोग ने वेलकम करने का निर्णय ले लिया। तो जब निर्णय नहीं लिया तो मोबाइल तो सबके पास में होगा। आपके पास मोबाइल है ना? मोबाइल निकालिए, अभी मोबाइल निकालिए, अपना मोबाइल का लॉक खोलिए, मोबाइल निकालिए सब लोग। मैं एक नंबर बोलूंगा, उस नंबर को आप लोग डायल करके मिस कॉल देना है। सब लोग रेडी? 9667173333। मैं रिपीट करेगा, 9667173333। इसमें आप लोग एक मिस कॉल दे दीजिए। ये मिस कॉल जो है इसका मतलब ये है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आप लोग ने सपोर्ट कर दिया, आपका नंबर वहां पे रजिस्टर हो गया।
इसका आंकड़ा जो है बाद में आप लोगों को मीडिया का थ्रू से मिल जाएगा कि कितने लोग ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। देश भर का ये एक टोल फ्री नंबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो आने वाला दिनों में महिला को और भी हम लोगों को सशक्त बनाना है और वुमेन लेड इनिशिएटिव्स हम लोगों को स्टेट में और भी हम लोगों को ड्राइव करना है। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स में भी हमेशा वुमेन्स लोगों को एनकरेज कीजिए। नेक्स्ट टाइम यहाँ रीगा में हो या सियांग में हो, इस तरह का प्लेटफॉर्म में महिला लोग आके वेलकम स्पीच दीजिए, महिला लोग आके आप लोग बात कीजिए, वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। हमेशा आप लोग सिर्फ ये अपोंग पिलाते रहने से नहीं होगा। अभी लड़का लोगों का टाइम आ रहा है अपोंग पिलाने का। सो वी शुड ऑलवेज एनकरेज वुमेन। सो जैसे मैं बात कर रहा था कि देखिए अभी अपना एनडीए सरकार पिछले 11 सालों से हर एक सेक्टर को हम लोग ने ट्रांसफॉर्म करके लेके गया हुआ है। और खास करके अभी अरुणाचल प्रदेश और सियांग जो बेल्ट है, अर्सवेल जो हम लोगों का 5 जो बेसिन है, तिराप, लोहित, इसके बाद सियांग, सुबनसिरी एंड कामेंग, मैं पिछले 10 सालों में पूरे कोना कोना हम देख चुका है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस अपना सियांग बेल्ट, अर्सवेल जो सियांग बेल्ट है, इसका जैसा पोटेंशियल बाकी बेसिन में नहीं है। मैं बहुत बार ये इस स्टेटमेंट को मैंने दे चुका है। आपके यहाँ में तो इतना अपॉर्चुनिटीज है। थोड़ा देर पहले हम लोग ने एक कॉफी टेबल बुक का भी यहाँ पे रिलीज किया और उसका एक ग्लिम्स वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिला है सियांग के ऊपर में। तो मैं उस ऑफिसर जो डीटीओ इंचार्ज है प्रतीन जी और उसका पूरा टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि बहुत अच्छा सियांग का कॉफी टेबल बुक आप लोग ने प्रेजेंट किया है अपना डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए। और मैं जैसे ऐसे बुक को मैं ग्लिम्स करके देखा तो अपना सियांग का अपना ट्रेडिशन, जो अपना पूर्वजों ने जो अपना आदि समाज का जो ट्रेडिशन के बारे में वहाँ पे दिया हुआ है, अपना यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का फॉरेस्ट और ज़मीन का बारे में वहाँ पे दिया हुआ है, हमारे यहाँ का वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर के बारे में दिया हुआ है, हमारे यहाँ का पशु पक्षी बर्ड्स के ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है। और ख़ास करके हमारा यहाँ के जो लोग आप लोगों का जो ट्रेडिशन है, इसके बाद हमारे जो माइटी सियांग रिवर, उसका मेरीन लाइफ भी वहाँ पे उसके ऊपर भी दिया हुआ है। सो ये किताब जो है, जैसे मैंने स्टेटमेंट दिया, आई थिंक ये किताब ही प्रूव करेगा कि जो सियांग बेल्ट का जो रिसोर्सेस और यहाँ का जो कुदरत ने जो बनाया, भगवान ने जो बना के दिया, इट्स सो ब्लेस्ड। सो अभी इस ट्रेडिशन को हम लोगों को प्रिजर्व करना है, अपना भाषाओं को प्रिजर्व करना है, अपना रीति रिवाज को हम लोगों को बचाना होगा। और ख़ास करके जंगली जानवर और जंगली चिड़िया को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सोचा कि आज तपीर गांव साहब इस तो विषय में थोड़ा बोलेंगे, होगा मगर बताया नहीं है। वैसे तपीर गांव साहब ने कसम खाया हुआ है और जितने भी हमारा बीजेपी का जो एमएलए मिनिस्टर्स लोग, एक बार इवेंट वहाँ पासीघाट में हुआ था, सो जंगली जानवर और जंगली चिड़िया का मीट नहीं खाएंगे बोल के। सो देखिए अभी भी हमें पता है, खास करके आदि बेल्ट में ये हंटिंग का जो है अभी भी चल रहा है। कभी आप लोग हिरन को मार देता है, ये चिड़िया को भी मार के लेके आता है। तो ये सब पुराना जमाना का हो गया ना, जब हमारे पास खाने को नहीं था। ये तो पुराना जब मतलब जब देश नहीं था, जब जंगल में सब लोग बैठता था तो उसमें हंटिंग होता था। मगर अभी जमाना चेंज हो गया। आज देखिए पूरे मोदी साहब ने चावल अवेलेबल करके रखा हुआ है और वैसे आप लोगों का यहाँ खेती, इतना अच्छा चावल यहाँ उगते हैं, खाने के लिए अवेलेबल है। मीट खाना है तो मटन है, पोर्क है, चिकन है, जो भी आप लोग खा सकते हैं, मच्छी है। जंगली जानवर को मारना और चिड़िया को मारना ये ठीक नहीं है। इससे हमारा वातावरण में भी इफेक्ट होता है, हमारा जो एक इकोलॉजी में भी इसका बड़ा इफेक्ट होता है। इसलिए मैं अनुरोध करेंगे अपना आदि समाज के जो एबीके है, आदि बाने कबांग को, कि हंटिंग को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए। और रीगा में जितने भी जो गांव है, यहाँ पे जो अपना 6 गांव है, रीगा, पंकंग, जोरकोंग है, इसके बाद कुमकू है, सीतांग, पारोंग, इसके बाद पारोंग, किने, तो 6 गांव है। यहाँ के सभी आप लोग पंचायत लीडर्स लोग भी हैं, गाँव बुढ़ास लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग हंटिंग को पूरे अपने गांव में बैन कीजिएगा, तो देखिए कि आने वाला 2-3 साल में ही इसका पॉजिटिव इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। सो हंटिंग से हम लोग को हमेशा दूर होना चाहिए। और साथ ही साथ आज
यहाँ पे जब मैं आई गया तो एक दो इम्पोर्टेंट बात में यहाँ पे रखना चाहेंगे। आज यहाँ पे हमारा जेपीसी साहब तदक जी है, अपना जेपीसी सियांग, और अपर सियांग के मैडम अपी कुंबू जी यहाँ पे है, और अपने सियांग डिस्ट्रिक्ट के सभी जेडपीएम और ग्राम मेंबर्स, ग्राम चेयरपर्सन लोग भी यहाँ उपस्थित है। तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने अभी एमजी मनरेगा जो स्कीम है उसका जगह में विकसित भारत जी राम जी का स्कीम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। रिसेंटली अभी उसका गाइडलाइंस अभी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में वहाँ पे आ गया है। तो जो भी काम इस स्कीम में जो करेंगे उसको हम लोग पोर्टल में हम लोगों को अपलोड करके, इसके बाद जियो टैगिंग करके हम लोगों को काम करना होगा। पोर्टल का नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल। सो डिप्टी कमिश्नर्स का कॉन्फ्रेंस में भी इस पोर्टल के बारे में मैंने कहा, और बहुत ही जल्दी सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर और ऑफिसर्स लोगों को पीएम गति शक्ति के बारे में ट्रेन किया जाएगा। पीएम गति शक्ति जो है अपना पूरा हम लोग मैपिंग कर सकता है, वहाँ पे 4 लेयर तक हम लोग मैप कर सकता है वहाँ पे। तो इसका टेक्नोलॉजी के बारे में डिप्टी कमिश्नर और जितने भी जो ऑफिसर्स है डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी को पीएम गति शक्ति का पोर्टल के ऊपर में ट्रेनिंग किया जाएगा। सो जी राम जी जो है टोटली पीएम गति शक्ति का साथ ही आप लोगों को काम करना है। इसलिए अभी देखिए, हमारा पंचायत जो होता है डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। सो आप लोग अपना जो भी गवर्नमेंट का स्कीम्स है उसको सही प्रकार से आप लोग गांव में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपना गांव जो है एक विकसित एक रीगा गांव होगा, एक विकसित जरकोम होगा, एक विकसित जमको होगा, सीतांग होगा, पारंग होगा, और एक विकसित किन्ने गांव होगा। सो इसलिए आप लोगों को ऐसी टीम अच्छे से काम करना है। और जितने भी आज यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स लोग भी आया है, मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट करते आया हूँ कि आप लोग अभी साइलोस में काम नहीं करना है, आप लोगों को कन्वर्जेंस मेथड में काम करना है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग का काम आ गया, तो बिल्डिंग तो सिविल का काम हो गया, या तो वो पीडब्ल्यूडी बनाएगा या तो जो भी सिविल का जो भी अपना बिजनेस एलोकेशन का मुताबिक उस डिपार्टमेंट बनेंगे। मगर उस बिल्डिंग के साथ साथ आपको टाई अप करना है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का साथ आपको बात करना है, पीएचई डिपार्टमेंट के साथ में आपको बात करना है। अकेला बिल्डिंग से तो होगा नहीं, वहाँ पे पानी का सप्लाई चाहिए, वायरिंग चाहिए वहाँ पे। सो कन्वर्जेंस में हम लोगों को बात करना है। अगर कोई रोड भी बनाता है तो रोड बनाते वक्त भी हम लोगों का पाइपलाइन वहाँ से जाता है, इलेक्ट्रिकल का वहाँ से जाता है, और यहाँ में तो आप लोगों का इरिगेशन होता है, चैनल्स भी शायद जाता होगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करते हुए हम लोगों को काम करना होगा। और कन्वर्जेंस मेथड में देखिए, अभी पंचायत का भी फंड आएगा, स्टेट से भी हमने 10% SOR के मुताबिक आप लोगों को फंड दिया हुआ है, भारत सरकार से भी फंड आएगा। तो हर एक स्कीम, एमएलए का जो फंड है, SIDF होता है, एमएलए लेट फंड होता है, सब सिंक्रोनाइज करके कन्वर्जेंस करके कभी कभी एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हम लोगों को बना देना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले अनिनी में गया था, वहाँ पे कैबिनेट आपके द्वार में, तो अनिनी में जाके देखा वहाँ का पंचायत लोग ने मार्केट बनाया, वहाँ अनिनी में पंचायत के फंडिंग से वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया, वहाँ पे म्यूजियम बनाया, रेस्टोरेंट बनाया। सो ये सब कन्वर्जेंस ही किया, हर एक फंड जो सबसे कन्वर्जेंस करके बड़ा प्रोजेक्ट वो लोग ने बना के दिखा दिया। सो छोटा छोटा फंड आएगा, छोटा छोटा चीज़ों में लगाएगा, वो दिखता नहीं है और उतना काम में भी नहीं आता है। सो अपना गांव का चैलेंजेस अलग होगा। यहाँ रीगा सर्कल में जो 6 गांव है, यहाँ का नीड अलग होगा, वहाँ बोलेंग का अलग होगा, पंगिंग का अलग होगा, रुंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का रिक्वायरमेंट अलग होगा। सो बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट कन्वर्जेंस करके आप लोग कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कीजिए ताकि सभी को वो बेनिफिट हो। तो इस तरह का कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेते हुए आप लोगों को आगे बढ़ना जरूरी है। और साथ साथ यहाँ आज मैं बताते हुए अच्छा महसूस हो रहा है कि जो रीगा जो गांव है, यहाँ में अभी सरकार ने ऑलरेडी इसको एक मॉडल विलेज का तौर पे लेने का फैसला हम लोग ने लिया हुआ है। इसका इनिशियल डिस्कशन वो जो है हमारा जो आर्किटेक्ट टीम के साथ में हो गया है, और शायद कल या परसों में बहुत ही जल्दी इसका जो हम लोगों का जो प्लानर है वो दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, तो वहाँ से जो टीम मेंबर आएंगे शायद कल या परसों तक वो लोग यहाँ पे आएंगे, ऑन ग्राउंड विजिट करेंगे। तो रीगा का मॉडल गांव विलेज जो है किस प्रकार से होना चाहिए वो लोग यहाँ पे बैठ के वो लोग डिस्कस करेंगे।
तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसे बोला कि रीगा का जो इम्पोर्टेंस है खास करके मिनियों के साथ में, उसी प्रकार से अपना जो आदि ट्राइब है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, तबीर गांव साहब ने बहुत ही सही कहा कि आदि आप लोग एक रोल मॉडल के तौर पे ही होता है, पहले भी था अभी भी नहीं है बोल के नहीं है गांव साहब, अभी भी रोल मॉडल के तौर पे ही है। देखिए आदि समाज में अपना स्टेट में जो एमिनेंट पर्सनालिटीज है, जैसे हमारा स्वर्गीय डाइंग एरिंग साहब हो गया, इसके बाद जो फर्स्ट आईएएस जो था जमीन ताइंग साहब हो गया, मदिन दाई साहब हो गया, बागिन पर्तिन हो गया, गौरा पर्तिन हो गया, और राज्य में सबसे लंबा जो चीफ मिनिस्टर का पद संभाला अपना गेहूं अपांग साहब हो गया। इसके बाद जो दोनी पोलो यलेम केबांग, दोनी पोलो का मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया अपना तलोम रुकबो जी, वो भी अपना आदि। इस प्रकार से आदि में इतना सारा टॉल फिगर्स का नाम है। सो आप लोग अच्छा से जो बड़ा समाज है, पॉपुलेशन में अभी सेंसस होने के बाद पता चलेंगे हम लोगों को कि सबसे नंबर्स ज़्यादा किसका है, मगर 2011 सेंसस का मुताबिक आदि समाज जो है शायद नंबर 2 में आता होगा। तो लेकिन देखिए आप लोगों का पॉपुलेशन भी अच्छा है, आप लोग डिसिप्लिन भी है, एजुकेटेड भी है, आप लोग हर एक बात को बहुत एनालिसिस करते हैं, कभी कभी ज़्यादा एनालिसिस भी हो जाता है लगता है हमको। तबीर गांव साहब ने यहाँ में आदि एरिया में जो जो इन्वेस्टमेंट आया वो नहीं हुआ वाला इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बता दिया, हमको उतना पता नहीं था। हमें सिर्फ पता था तो ईटानगर आज जो कैपिटल ईटानगर में बसा हुआ है, पहले आदि बेल्ट में प्रपोज किया, यहाँ में मना हो गया वो पता था, और मेडिकल कॉलेज जो निग्रिम्स जो अभी शिलोंग में चला गया, ये दो ही के बारे में हमको पता था। ये अभी जो रोड BRTF रोड के बारे में पता नहीं था, और ये दो डैम के बारे में आइडिया नहीं था, और तीसरा भी कुछ आप बता रहा। तो इस तरह का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आप लोग ने खो दिया है। तो देखिए अभी हम लोगों को डेवलपमेंट का जो मॉडल होता है, डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, अपना साथ साथ संस्कृति परंपरा को भी साथ में हम लोगों को भी लेके जाना है, एजुकेशन को भी बराबर हर एक सेक्टर्स में बराबर लेके हम लोगों को जाना है। हर एक सेक्टर्स का अगर ये ध्यान नहीं देगा तो इस लाइक आवर ओन शरीर की तरह है, एक बॉडी अगर काम करना छोड़ देगा तो हम लोग थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है ना, अपाहिज टाइप का हो जाता है। तो हर एक बॉडी पार्ट को हम लोगों को ध्यान देना होता है। उसी प्रकार से अपना यहाँ भी अरुणाचल में भी आप देखिए, आज अगर हाइड्रो पावर का बात करें तो आप देखिए, मैं अभी कुछ दिनों से इतना सारा चीज़ हाइड्रो पावर के ऊपर में अपडेट में सोशल मीडिया के थ्रू से मैं दे रहा हूँ। अभी तक में करीबन 19,000 मेगावाट 19,000 मेगावाट में अरुणाचल में काम चल रहा है। अभी रिसेंटली में जो लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट वहाँ में मैं देख के आया, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। दिसंबर में उसका पूरा फुल जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, 2,000 मेगावाट। और मैं वहाँ में डैम साइड को देखने के लिए गया, तो डैम साइड में जो पानी जो फिल हुआ है 70% पानी फिल हुआ है, और वहाँ से जो बैक वाटर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है 45 किलोमीटर्स, उसको मैंने सोशल मीडिया में डाला था, शायद आप लोग भी देखा होगा। तो इस अमेजिंग ब्यूटीफुल उसमें जो पोटेंशियल जो देखा बैक वाटर्स में, हाइड्रो पावर का डैम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने में। फ्यूचर जो इकोनॉमी टूरिज्म से जो आएगा, तो उस दिन मैं जब गया तो अपना तानिया सुकी साहब भी था, और कमले का MLA साहब भी था, लोअर सियांग का अपना डिप्टी स्पीकर साहब भी हमारे साथ था, निनोंग रिंग साहब भी था, और DCM साहब भी था। वहाँ में तो पूरा आप सीनरी आप चेंज कर सकेगा वहाँ पे टूरिज्म से। जो डैम के कारण से जो बैक वाटर्स जो मिला है उससे ही पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और आप लोग मेरा ये बात को नोट करके रखना, आज से 5 इयर्स बाद आप लोग देख लेना कि वो एरिया टूरिज्म में कैसे ट्रांसफॉर्म होके आगे बढ़ रहा है। जैसे तबीर गांव साहब ने कहा, तवांग में क्या है, तवांग में हमारे पास जमीन नहीं है, पूरा पहाड़ है, वहाँ पे ठंडा है, वहाँ पे जो है नहीं बोल रहा हूँ, नहीं ये बोल के नहीं है, बहुत ठंडा है वहाँ पे, बर्फ है वहाँ पे, जमीन नहीं है हमारे वहाँ पे। आप लोगों के जैसे इतना यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जंगल नहीं है वहाँ पे। हमारे पास है तो वहाँ पे टूरिज्म जिस हिसाब से चल गया, लोगों का पूरा जिंदगी जो है वहाँ चेंज हो गया है। सो इस प्रकार से हम लोगों का एक बड़ा विजन लेके हम लोगों को काम करना ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए हाइड्रो पावर तो मैं हमेशा बोलते आया हूँ, जमीन आप लोगों का है, पानी भी आप लोगों का है,
हाइड्रो पावर आप लोग नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चैप्टर खत्म, बंद। अभी देखिए हाइड्रो पावर को लेके बाकी एरियाज में कितना वेलकमिंग करते हैं। अभी वहाँ पे कमले प्रोजेक्ट, कमले में एक प्रोजेक्ट अभी आने वाला है, करीबन 1700 मेगावाट का है शायद। तो कमले प्रोजेक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट को हेल्पर होता है, कमले डिस्ट्रिक्ट, करादादी और कुरुमकुल में 3 डिस्ट्रिक्ट होके ये कमले का प्रोजेक्ट बनता है। तो वहाँ का अपना निशी भाई लोग एक ही दिन में कमले, करादादी, कुरुमकुल में एक ही दिन में पब्लिक हियरिंग करके उसको पास कर दिया। और भी हमको बोला है कि प्रोजेक्ट और भी हमारे एरिया में लेके आओ। इस प्रकार का वेलकमिंग एटीट्यूड है। वहाँ मिशमी एरिया में देखिए, अभी वहाँ पे जो दिबांग प्रोजेक्ट 2880 मेगावाट, उस दिन मैं कुछ महीना पहले ही गया, पूरा अंडरग्राउंड भी पूरा मैं देख के आया, टनल लोग कैसे बन रहा है, पावर हाउस कैसे बन रहा है। तो ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही जल्दी 5 साल में ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट अनिनी में है 3090 मेगावाट। इस प्रकार करके अभी अंजोर डिस्ट्रिक्ट में कलाई प्रोजेक्ट है, वहाँ पे अंजोर डिस्ट्रिक्ट में। तो इस बार हमने जितने भी PSU से उसके साथ में मीटिंग किया, तो लोग ने कहा कि ये कलाई प्रोजेक्ट जो है अभी वायबल नहीं हो रहा है, हाइड्रो पावर में ये इन्वेस्टमेंट करने का वायबल नहीं हो रहा है। तो वहाँ के लोग, गांव वाले लोग चर्चा करके, तो वहाँ में कुछ पोर्शन तो वो लोग लैंड कंपनसेशन भी नहीं चाहिए बोल के छोड़ के रखा हुआ है, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो वायबल हो। सो लोग वेलकमिंग कर रहा है प्रोजेक्ट को। मगर आपके यहाँ सियांग में मैं हमेशा बोल के आया हूँ, दिस इज नॉट एन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। और आदिस का आप लोगों को खास करके अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रिटिश एरा में आप लोग ने जो देशभक्त जो दिखाया, बाकी ट्राइब्स में मतलब इंसिडेंट हुआ भी नहीं है, मगर आप लोग ही फोर फ्रंट में खड़ा होके देशभक्त आप लोग ने ही दिखाया है। अभी एंग्लो अबोर वार, फर्स्ट एंग्लो अबोर वार, सेकेंड एंग्लो अबोर वार, थर्ड एंग्लो अबोर वार, और लास्ट जो एंग्लो अबोर वार जो हुआ है वो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट APO जो सदिया फ्रंटियर का था, विलियमसन का जो मर्डर, दैट वाज द लास्ट एंग्लो अबोर वार। देशभक्त में तो कमी नहीं है, तो मगर देशभक्त में कमी नहीं है तो जो नेशनल प्रोजेक्ट जो डिक्लेयर करता है तो वहां में क्यों कमी हो रहा है? दिस इज ए नेशनल प्रोजेक्ट। ये केवल अरुणाचल के लिए नहीं है, ये पूरा देश के लिए है ये प्रोजेक्ट। देशभक्त होना सिर्फ जय बोलने से देशभक्त नहीं होता। वी हैव टू शो नाउ द नेशन नीड्स। अभी वक्त आ गया है, देश को आदि समाज का जरूरत है। अभी जिस प्रकार से देखिए, ये 2008 में 2008 में इसको डिक्लेयर किया गया है नेशनल प्रोजेक्ट। मोदी साहब ने डिक्लेयर नहीं किया, ना ही पेमा खांडू ने डिक्लेयर किया। 2008 में जो बात वहां पे जो सरकार था, कांग्रेस का ही सरकार था वहां पे। और आज ये प्रोजेक्ट को अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं रीगा में जो 6 गांव है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो पहला जो इनिशिएटिव लेने वाला लोग है कि हम लोगों को ये नेशनल प्रोजेक्ट को साथ देना है, हम लोग सरकार का साथ में बैठकर PFR हम लोग करने देंगे। आप लोग ईटानगर आया, MOU किया, सरकार की ओर से, राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से आप सभी रीगा के सर्कल के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को देख के और भी इस सियांग एरिया और अपर सियांग एरिया में अभी कई सारा गांव आके MOU अभी कर रहा है। ब्रॉडली अगर देखा जाएगा तो 70% जो है हम लोगों का प्रोजेक्ट का साथ में है, मगर 30% को भी हम लोग क्यों निराश करना है? उन लोगों को भी हम लोगों को समझाना होगा कि ये प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तब जाके अपना देश में ये हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश, और वो भी अपना आधी बेड से हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे नेशनल डिफेंस में, नेशनल सुरक्षा में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये प्रोजेक्ट मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज से 2 साल पहले जब 2024 में भी मैं जो बोलेंग में आया था, मैंने उस वक्त में भी सेम चीज को बोला, आज भी मैं इसको रिपीट ही कर देता हूँ। तो देखिए, चाइना ने वहाँ तिब्बत में इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया हुआ है, और 2021 में वहाँ का जो प्रीमियर है शी जिनपिंग, वहाँ में अरुणाचल का बॉर्डर में आके वो ग्रेट बैंड की तरफ में देख के रेकी करके वो वापस गया।
4 साल लगा उन लोगों को। 21 में इंस्पेक्शन हुआ, 22, 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25। 2025 सितंबर में, पिछले साल सितंबर महीना में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने अरुणाचल का बॉर्डर में आके उसका फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया, और हम लोग अभी भी PFR में ही अटका हुआ है। चाइना लोग तिब्बत में काम करना स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए हमारे पास टाइम कम है। डेमोक्रेसी में एक चीज तो यही है सबसे मुश्किल है कि हम लोग हमेशा मतलब चर्चा डिस्कशन में रह के टाइम को हम लोग पार करा देते हैं। बाद में नुकसान किसका होता है? अपना ही नुकसान होता है, हम लोगों का ही नुकसान होता है। ये प्रोजेक्ट भी कुछ इस प्रकार से ही जा रहा है। अभी हम लोग हमेशा मीटिंग करते रहो, चर्चा करते रहो, डिस्कस करते रहो, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। चाइना को देखो, 5 साल पहले उन लोगों ने डिसाइड कर दिया अभी काम करने का है तो करने का है। 4 साल लगा दिया, DPR हो गया, अभी ऑन प्रैक्टिकल काम भी वहाँ शुरू हो गया है। अभी इसका इफेक्ट क्या होगा? 2 चीज मेन इफेक्ट। अभी वहाँ में जो पानी डैम बन जाने के बाद में सियांग जो हमारा पहचान है, आदि समाज का सियांग नदी आपका पहचान है। सियांग होगा तो आदि होगा, सियांग नहीं होगा तो आदि भी नहीं होगा, है कि नहीं? सियांग तो आप लोगों का पहचान है। तो सियांग नदी को बचाना है कि नहीं बचाना है? सबसे पहला प्रश्न ये है मेरा। सियांग नदी का जो बेल्ट में बसे हुए अपने आदि समाज को बचाना है कि नहीं बचाना है, ये मेरा दूसरा सवाल। नदी को कैसे बचाया जाए? वहां में देखिए डैम बनने के बाद में चाइना जो है पानी को डाइवर्ट करने के लिए भी वो लोग इंटरनल प्लानिंग चल रहा है, और चाइना ऑलरेडी एक बड़ा नदी को डाइवर्ट कर चुका है ऑलरेडी। चाइना में कुछ एरिया जो है वो ड्राई एरिया है। पहले भी एक प्रोजेक्ट आप लोग गूगल करके रिसर्च कीजिए, पहले भी एक प्रोजेक्ट वो लोग ने पानी को डाइवर्ट करके जहां ड्राई एरिया था वहां में डाइवर्ट करके लेके जा चुका है। अभी भी एक्सपर्ट्स लोग कोई बोलता है कि वो पानी को वो लोग डाइवर्ट करके लेके चले जाएंगे। डाइवर्ट करके लेके चले जाएंगे तो पूरा ही सूख गया। नहीं भी जाता है डाइवर्ट, मान लो नहीं भी करता है पानी को, फिर यहाँ छोड़ता भी है, मगर वहां में जो वेरियस स्टेजेस में जो डैम बनेंगे वहां में कितना पानी वो लोग स्टोर करके रख देंगे, पानी बहुत कम छोड़ेंगे वहां से। तो सियांग नदी तो सूखा जैसे ही हो गया, विंटर्स में तो बहुत ही सूख जाएगा यहाँ पे। इसके बाद दूसरा जो डेंजर, आजकल तो देखिए अभी पूरा दुनिया में पूरा इकोनॉमी चल रहा है, पूरा पावर का गेम चल रहा है, पावर मनी। जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी है वही देश को रूल, दुनिया को रूल करता है। आज देखिए ये वेस्टर्न जो ये गल्फ एरिया में, वेस्ट एशिया में जो हालत है, किस लिए वहां पे लड़ाई कर रहा है? वहां पे ईरान, अमेरिका, इजराइल, सो पावर के लिए तो है। पावर मतलब ये कुर्सी वाला पावर नहीं, बिजली वाला पावर। जहां पे जिस देश के पास में पावर है वही देश जो है वो सबसे पावरफुल होने वाला है। सो इसलिए देखिए यहाँ में भी, इसलिए तो चाइना इतना मतलब वहां पे पावर में इंटेंसिव वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि हर एक चीज पावर से जुड़ा हुआ है। अब पावर अवेलेबल होगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्री बहुत चीप में आप लोग सामान हम लोग प्रोड्यूस कर पाएगा। तो मेन कंपोनेंट जो होता है वो पावर होता है। दुनिया का पूरा पॉलिटिक्स पूरा पावर में ही जाके अटकता है। तो दूसरा जो यहाँ पे डर जो है कि देखिए ये जियो पॉलिटिकल जो वार जो चल रहा है, डायरेक्टली वार करना जरूरी नहीं है। आजकल पुराना जमाना हो गया 1962 वाला, जो आदमी तो बंदूक लेके जो वार करता था। हम लोग ने देखा अभी हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान का भी बीच में जो कुछ देर जो युद्ध खेला था, पूरा आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया, मशीन लोग जाके अभी फाइट करते हैं। उसी प्रकार से जो चाइना को लगे कि इंडिया को थोड़ा बहुत काबू करना है तो वहां से वो पानी छोड़ देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। पानी छोड़ेंगे तो इफेक्ट कहाँ होगा? तवांग में नहीं होगा, तिराप चांगलांग में इफेक्ट नहीं होगा, कुरुंगकुर में, करादादी, ईटानगर में इफेक्ट नहीं होगा। कहाँ में इफेक्ट होगा? सियांग बेल्ट में ही इफेक्ट होगा। सबसे पहले आपका बेल्ट को पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, पासीघाट पूरा चला जाएगा, आसाम मेजर इफेक्ट होगा, बांग्लादेश तक जाएगा ये। तो देखिए ये सब कुछ चिंता करने वाला विषय है। सब आप आदि समाज बहुत इंटेलेक्चुअल है, आप लोग उसके ऊपर में विचार करना है। अभी इस चीज को बचाने के लिए, चाहे सियांग रिवर को बचाने के लिए हो, चाहे हम लोगों का फ्लडिंग से हम लोगों को बचाने के लिए हो,
सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये अभी पिक्चर में आता है। एक बार ये बन जाने का बाद में देखिए, सियांग नदी को हम लोग सूखने नहीं देंगे। जितने भी जो पानी है स्टोरेज जहां करेंगे, उसका बैक वाटर से सियांग नदी पूरा जिंदा रहेगा। डाउन स्ट्रीम में जितना पानी सियांग को जिंदा करने के लिए चाहिए, उसको हम लोग यहाँ से साथ साथ छोड़ सकते हैं। अगर वहां से फ्लडिंग करते हैं तो यहाँ में हम लोग फ्लड को कंट्रोल कर पाएगा यहाँ से। तो ये फॉर्मूला सिंपल है, हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को ये बात जो समाज में क्यों समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये डिले टैक्टिक्स से नहीं चलेगा। आजकल यू नीड टू बी स्मार्ट। सब लोग इंटेलेक्चुअल है, सबका पास आप लोग नॉलेजेबल है, समाज में इतना ऑफिसर्स है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो पीएफआर जो है उसमें कुछ नुकसान नहीं है। पीएफआर तो सिर्फ रोग को डील करके टेस्ट करना है, कौन सा एरिया में ये जो डैम बनेगा, तब तो जाके हम लोगों को क्लैरिटी आएगा कि यहाँ पारोंग साइड में बनेगा ना, ये ऊपर साइड में बनना है। तो पीएफआर के लिए भी बहुत मुश्किल कर रहा है। और टेक्निकली देखिए, जमीन का मालिक भी आप लोग हैं, नदी का मालिक भी आप लोग हैं। पीएफआर होने का बाद भी, मैं बोल रहा हूँ, पीएफआर होने का बाद भी गवर्नमेंट का अपना लेट डाउन नॉर्म्स है। कल में जाके ये एसयूएमपी प्रोजेक्ट को अगर बनना भी है तो पब्लिक हियरिंग करना पड़ेगा। विदाउट पब्लिक हियरिंग ये प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। मैं बहुत सारा प्लेटफॉर्म में ये कह चुका हूं, उसमें भी तय आप लोग ही तय करेगा। पीएफआर के लिए एक्चुअली बोलने से एमओयू करना, पब्लिक का सपोर्ट करना, ये जरूरत नहीं होता है। मेन होता है डीपीआर बनने का बाद में जो अपना पब्लिक हियरिंग जब करेंगे तो उसमें आप लोगों का राय से एक्चुअली उसमें आप लोग हाँ बोलेगा तो हाँ है, ना बोलेगा तो ना है। तो ऐसा चीज को मिसलीड नहीं करना है। आज ये एसयूएमपी प्रोजेक्ट को लेके हमें बताया गया कि कांग्रेस वाला लोग अभी पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है। उन लोगों को पूछिए कांग्रेस वालों को कि ये नेशनल प्रोजेक्ट किसने डिक्लेयर किया? क्या ये बीजेपी ने डिक्लेयर किया? ये पीएम मोदी साहब ने डिक्लेयर किया? उस वक्त में सरकार कांग्रेस का था केंद्र में, केंद्र सरकार ही नेशनल प्रोजेक्ट को डिक्लेयर कर सकता है। 2008 में कागज भी है इसका। और आज देखिए वो लोग पॉलिटिक्स करने में उतरा हुआ है। समाज क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे पहले ये अपना एक तो पूरे डिफेंस मैकेनिज्म है। ये हाइड्रो पावर तो इसका बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट हाइड्रो पावर जो। तो ये कुछ कंसर्न एक मैटर था, मैं सोचा आज आप लोगों को फिर दोबारा यहाँ पे बताना जरूरी है। मगर अभी कई सारा गांव लोग ऑलरेडी एमओयू कर चुका है। गेकू एरिया में वहाँ के स्थानीय विधायक जो अपना ऑनरेबल एमएलए है श्री ओनी पानियांग जी, मैं आपसे भी अनुरोध करेंगे कि सीरियसली आपको वहाँ पे गेकू एरिया में लोगों को एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरत है। और गेकू एरिया के लोगों को भी मेरा ये निवेदन होगा कि पीएफआर करने से अपना एरिया को कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता है। पीएफआर करने से एक क्लैरिटी हम लोगों को मिलेगा, आदि समाज को एक क्लैरिटी मिलेगा। अभी एज मुख्यमंत्री हम भी आपको क्लैरिटी से हम बोल नहीं पाएंगे कि कौन सा एरिया में बैरेज या डैम बनने वाला है, अनटिल एंड अनलेस पीएफआर जब तक नहीं करेगा। पीएफआर करने का बाद तो आप लोग सोचिए कि अभी हम जो 2 पॉइंट जो बोला वो चाइना का तरफ से ये होता है कि नहीं होता है। अगर आप लोगों को लगा कि नहीं ये नहीं हुआ तो आप लोग पब्लिक हियरिंग में उसको ना कर दो, प्रॉब्लम नहीं है। पीएफआर तो होने दो पहले। पीएफआर में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मशीन आएगा, सिर्फ एक ड्रिल तो करेगा, इतना ही तो है। तो लेकिन ये एक आदि समाज आप सिर्फ ये गेकवे एरिया के लिए नहीं बल्कि ये एक थिंकिंग प्रोसेस, आदि समाज अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। विकसित भारत के लिए जो हम लोग बात कर रहा है, विकसित अरुणाचल के लिए जो हम लोग बात कर रहा है, तो अपना विकसित आदि भी तो होना पड़ेगा ना। विकसित आदि 2047, विकसित सियांग 2047, उस जर्नी में आप लोग किस हिसाब से आप लोगों का माइंड एप्लीकेशन हो रहा है, आप लोग इस चीज को एनालाइज कीजिए कि अपना आदि समाज जो इतना, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर दूसरा एंगल से अगर हम बात किया जाए, सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है नेशनल प्रोजेक्ट का नाम में, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
1,50,000 करोड़ 1,50,000 करोड़ का एक साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये तो इनडायरेक्टली मतलब भगवान ने आप लोगों को छप्पर फाड़ के प्रोजेक्ट दिया। अब उस प्रोजेक्ट को आप लोग मतलब यहाँ घुमा रहा है, वहाँ घुमा रहा है। देखिए, टाइम इज एवरीथिंग। मैंने जैसे कहा ना, चाइना में तिब्बत ने वहाँ पे चाइना में काम स्टार्ट हो गया है। अभी ज़्यादा देर करेगा तो वो लोग बन जाने का बाद में तो यहाँ तो काम करने देगा नहीं। वो लोग पानी वहाँ से छोड़ते रहेगा। कोई भी नहीं। टाइम इज सेंसिटिव। टाइम हाथ से निकल गया तो ये प्रोजेक्ट को भी होगा नहीं। उसके बाद फिर आप लोगों को सरकार की ओर से हम लोग शिफ्ट करना होगा ताकि इमरजेंसी वहां से कुछ पानी छूट जाए तो कहीं मतलब जान का खतरा ना हो। इस प्रकार में हम लोगों को फिर सरकार का सोच जो है उस प्रकार में हम लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो प्रोजेक्ट यहाँ आता है, कितना जगह का ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलता है, कितना बिजनेस चलेंगे, एग्रीकल्चर कितना आप लोगों का प्रॉस्पर हो जाएगा। गवर्नमेंट का लैंड कंपनसेशन, जितने भी जो जमीन जा रहा है सबका कंपनसेशन आप लोगों को मिलेगा, खेती का कंपनसेशन आप लोगों को मिलेगा। तो ये सब चीज आप लोग अच्छा से एक बार फिर सोच के जो लोग इस PFR के लिए साथ नहीं दिया उनको आप लोग जरूर उनको मोटिवेट कीजिए। उनका थोड़ा जो इसका प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट होगा फ्यूचर में उसके बारे में भी आप लोग डिस्कस कीजिए। मगर फिर से मैं कहता हूँ कि PFR में हाँ कहना मतलब आप लोगों का मेन प्रोजेक्ट के लिए उसको पब्लिक हियरिंग का माध्यम से ही हाँ बोलना पड़ेगा। अभी जो PFR में जो साइन किया वो जो बाद में काम नहीं आएगा उसके लिए फिर अलग से आप लोगों को साइन करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली अपना तान्या सोकी साहब यहाँ बैठा हुआ है, अपर सुबनसिरी अपर बोल के भी एक प्रोजेक्ट कितना मेगावाट होगा, 1600 मेगावाट का। अभी लोअर सुबनसिरी लोअर तो बन गया 2000 मेगावाट, उससे ऊपर में वहां पे 1600 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उस दिन हियरिंग हुआ, सब लोग एकदम साथ दे के एक दिन में वो पास करके दे दिया है। तो बाकी लोग तो हाइड्रो पावर को वेलकम कर रहा है, मगर आप लोग है कि हाइड्रो पावर तो भूल जाओ, नेशनल प्रोजेक्ट को भी आप लोग ने टंग लगा कर रख दिया। मैं हाइड्रो पावर का बात नहीं कर रहा हूं, मैं डे 1 से बोला है दिस इज नॉट हाइड्रो पावर, दिस इज नेशनल प्रोजेक्ट। नेशनल प्रोजेक्ट को ही आप लोग ने यहां घुमा रहा है, वहां घुमा रहा है। तो इस तरह से नहीं होगा। आप लोग थोड़ा और भी थोड़ा सा हमारा निवेदन है, और मैं क्षमा भी मांगता हूँ, माफ मांगता हूँ। थोड़ा अगर मेरा शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा हार्श हो गया तो मैं माफ मांगता हूँ आप सभी से। मगर मेरा ऐसे मुख्यमंत्री मेरा निवेदन है, और खासकर युवाओं लोग जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, आप लोग इस चीज़ के बारे में पता है, ऑफिसर्स लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। अपने अपने एरिया में जहाँ पे गाँव वाला इनोसेंट है, हमारे गाँव वाला को इसका डायनामिक्स पता नहीं हो सकता है। तो आप लोग जरूर जो एजुकेटेड वाला अपने गाँव वाला को ये समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूँ। और साथ साथ आज यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में हमें ब्रीफ किया है। जैसे यहाँ रीगा में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ का टाउनशिप रोड जो है बहुत ही खराब कंडीशन है, तो मैं तुरंत जाके यहाँ का रीगा का टाउनशिप रोड को इम्प्रूवमेंट करने का प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को भेजूंगा। और यहाँ रीगा में अभी सर्किट हाउस भी मैं बोला था ओजिंग को कि बहुत पुराना मॉडल का सर्किट हाउस है। आजकल इस प्रकार का SPT बिल्डिंग अरुणाचल में देखने का बहुत कम मौका मिलता है। तो बाकी जगह तो पूरा बिल्डिंग आ गया, सुंदर सर्किट हाउस बन गया। तो एक रीगा के लिए भी मैं एक सर्किट हाउस भी हम सेंक्शन करके भेज देंगे। और इस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जो बोलेंग हेडक्वार्टर में इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वो मैं इस साल थ्रू करके आप लोगों को सेंक्शन करके भेजेंगे। और खेल कूद जो है हमारा पूरा प्रायोरिटी है। हमारा अरुणाचल प्रदेश के युवा लोग खेल के जगत में नेशनल हो या इंटरनेशनल में हो, अरुणाचल का नाम बहुत ऊंचा किया है। अभी रिसेंटली जो ट्रैवल जो खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स हुआ है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश को देश में रैंकिंग नंबर 5 मिला है, और अपना नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 रैंकिंग हम लोगों को हासिल हुआ है खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स में। सो अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बिल्ड कर रहा है, नया ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। आपके सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी मैं अच्छा एक स्टेडियम में आप लोगों को इस बार अप्रूव करके देंगे।
आप लोग ऑनरेबल एमएलए साहब आप लोग तय कीजिए कि स्टेडियम कहाँ बोलेंग में बनना है ना कहाँ बनने हैं, ये डिसीजन में आप लोगों को ऊपर ही हम छोड़ेंगे। सो इतना कहते हुए आज मैं एक बार फिर हमारे यहाँ के जो होस्ट है ततक साहब जो नया जेडबीसी साहब है उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सारे मेंबर्स आप लोग ने बहुत एफर्ट यहाँ पे लगाया है, बारिश काफ़ी था लेकिन इसका बावजूद भी आप लोग ने इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेसफुल आप लोग ने बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें फिर डायरेक्ट ईटानगर जाना होगा क्योंकि कल मेरा फिर वहाँ ईटानगर में कुछ प्रोग्राम है। तो जैसे मैंने कहा कि रीगा में मैं फिर दोबारा विजिट करेंगे, शायद अक्टूबर के बाद में मौसम खुल जाएगा, अक्टूबर के बाद में मैं फिर प्लान करेंगे यहाँ पे आने का। तब तक आप लोग तय कर लीजिए कि कैबिनेट आपके द्वार कहाँ करना है, अगर रीगा में फिजिबल है तो ज़रूर पूरे कैबिनेट को भी लेके हम रीगा में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगम पे जय हिंद जय वनाते। जय हिंद जय अरुणाचल, बहुत बहुत शुक्रिया।